किस्से कहानियाँ। रामपुर गांव में राजू और बिरजू नाम के दो दोस्त रहते थे। इनकी दोस्ती के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। राजू और बिरजू बचपन से ही पक्के दोस्त थे। राजू और बिरजू दोनों ही व्यापारियों के दुकान पे मजदूरी करते थे। राजू गांव में एक छोटे से घर में अपनी बीवी सीमा और प्यारी सी बेटी सुमन के साथ रहता था, लेकिन कई दिन से उसके पास कोई काम नहीं था। वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी ओर बिरजू का भी एक छोटा और सुंदर सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी रिंकी और दो छोटे छोटे बच्चे श्यामू और कोमल थे। बिरजू शहर में एक बड़े सेठ के यहाँ नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आप इतना जल्दी घर कैसे आ गए आज? और आपका मुंह इतना उतरा हुआ कैसे है? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, पता नहीं कैसा समय आ गया है। आजकल लकड़ियों का एक गट्ठर भी नहीं बिक पाता। जब से ये गैस के चूल्हे आए हैं, लकड़ियों को कोई पूछता तक नहीं। हाँ जी, दिवाली भी आने वाली है और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप अपने दोस्त बिरजू से काम के लिए क्यों नहीं पूछ लेते? वह तो शहर में काम कर रहे हैं ना, शायद कोई काम मिल जाए। अभाग्यवान, मैं आज बिरजू भाई के पास जाकर बात करता हूँ। अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इतना कहकर राजू बिरजू के घर के लिए निकल पड़ता है। बिरजू भाई, घर पर हो क्या? अरे राजू भाई, आओ आओ, आज अचानक कैसे आना हुआ? बिरजू भाई, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। देख राजू, मुझे इस बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन तुम कल मेरे साथ सेठ जी के पास चलना, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। चलो ठीक है बिरजू भाई, कल सुबह ही चलते हैं। मुझे किसी भी तरह कोई काम चाहिए। इतना कहकर राजू वहाँ से घर की तरफ चल पड़ता है। अरे राजू भाई, आ गए तुम? चलो फिर सेठ जी के पास चलते हैं। हाँ बिरजू भाई, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए उन्होंने जंगल वाला सीधा रास्ता चुना, जिससे वे जल्दी शहर पहुंच सके। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। अरे अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। ये लकड़ी का गट्ठर ले जा रही थी, लेकिन ये अब मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अगर तुम लोग इसे मेरे घर पहुँचा देते तो बहुत अच्छा होता। लकड़ियों का गट्ठर उठाकर राजू और बिरजू उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वे कुछ दूर चले ही थे कि तभी अचानक से आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे जैसे तैसे उस तेज बारिश में ही बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। अम्मा, मदद करना तो हमारा फर्ज है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ज्यादा भीगने से बीमार पड़ जाओगे। बारिश रुकने तक तुम लोग यही ठहर जाओ, फिर चले जाना। चलो ठीक है अम्मा, हम रुक जाते हैं। तुम लोग सब्र से भूखे होगे, मैं खाना बना देती हूँ। अम्मा खाना बनाने में लग जाती है। आओ बेटा, खाना बन गया है, खा लो। अरे वाह अम्मा, आपके हाथ में तो जादू है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, सच में मजा आ गया। वैसे तुम दोनों आगे कहाँ जा रहे थे? अम्मा, बहुत दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो शहर में कुछ काम देखने जा रहे थे। अब हमें आज्ञा दीजिए अम्मा, अब हम चलते हैं। तुम लोग बहुत ही नेक दिल के हो। अच्छा रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा एक संदूक लेकर आती है। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की बेटा, और अपनी गरीबी के बारे में बताया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह संदूक लो, इसमें मेरी जीवन भर की कमाई है। तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। बूढ़ी अम्मा वह संदूक दोनों को थमा देती है। जैसे ही उस संदूक को खोलते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है।
क्योंकि वह संदूक सोने के सिक्कों से भरा था। अरे अम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ बेटा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और अब ये मेरे किसी काम का भी नहीं है। तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इस कीमती उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। संदूक लेकर दोनों दोस्त घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वे दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ जैसे एक खजाना लग गया था। दोनों चलते चलते सपने बुनने लगते हैं। मैं इन पैसों से छोटा सा कारोबार खोलूंगा और एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। दिवाली भी आने वाली है। अपनी पत्नी के लिए सुंदर सी साड़ी और अपनी बिटिया के लिए नए कपड़े, किताबें और ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे अब कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूँ। बिरजू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। इन सिक्कों को आधा आधा बांटना यानी मेरे सपनों को आधा आधा बांटना, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मुझे सारे सिक्के चाहिए। चलते चलते दोनों एक नदी के पास पहुंचते हैं। नदी के पास पहुंचते ही बिरजू के दिमाग में आइडिया आता है। वह राजू को धक्का मार के नदी में गिरा देता है। बिरजू भाई, बचाओ मुझे, मैं नदी में गिर गया। तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएं और मुझे बांटना ना पड़े। अरे बिरजू भाई, ये सारे सिक्के तुम ही रख लेना, लेकिन मुझे बचाओ। बिरजू राजू की एक नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। बिरजू शाम होते होते गांव पहुँचता है। वह देखता है कि सीमा घर के दरवाजे पर खड़ी राजू का इंतजार कर रही है। बिरजू भैया, राजू जी नहीं आए। वो कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना, वह ठीक तो होंगे ना? हाँ सीमा बहन, हम साथ ही गए थे। सेठ जी ने उसे कल काम पर आने को भी बोल दिया था। इसके बाद राजू वहाँ से चला गया था और मैं तो अभी लौटा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ है। वो सुबह तक आ जाएगा। बिरजू अपने घर चला जाता है। रात को वह उस संदूक को अलमारी के पीछे छुपा देता है और सो जाता है। उधर सीमा ने पूरी रात अपने पति के इंतजार में गुजार दी। सुबह हो चुकी थी। सूरज अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन राजू अभी तक घर नहीं लौटा था। सीमा परेशान होकर बिरजू के घर जाती है। बिरजू भैया, ओ बिरजू भैया, राजू जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ गए। वह ठीक तो होंगे ना? बिरजू परेशान होने का नाटक करता है और कहता है, आप चिंता मत करो सीमा बहन, मैं अभी जाकर राजू का पता लगाता हूँ और उसे आपने साथ लेकर आता हूँ। बिरजू झूठा दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है और पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। सीमा बहन, अब राजू तो कभी वापस नहीं आ सकता। थोड़ी देर यही बैठता हूँ, फिर जाके कह दूंगा कि राजू को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर सारे सिक्के बेच के इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वह राजू के घर लौटता है और सीमा से कहता है, सीमा बहन, मैंने राजू को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। इतना कहते ही राजू सीमा के पीछे से आता है। राजू को जिंदा देखकर बिरजू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अरे राजू भाई, तुम यहाँ कैसे? क्यों बिरजू भैया, मुझे यहाँ देख के तुम खुश नहीं लग रहे? बिरजू कोई जवाब नहीं देता और डर जाता है। राजू ने तो सीमा बहन को सब कुछ बता दिया होगा। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। घर वालों के साथ संदूक को लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा। फिर ये राजू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिरजू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? राजू बच कैसे गया? इसे तो तैरना भी नहीं आता। मुझे आज ही इस गांव से भागना होगा। बिरजू संदूक देखने जाता है और उसे खोलता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? इसमें तो सिर्फ कंकड़ भरे हैं। कहीं ये सब राजू ने तो नहीं किया? बिरजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी बूढ़ी अम्मा वहाँ प्रकट होती है। बिरजू बूढ़ी अम्मा को देखकर हैरान हो जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह दुष्ट। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा कर्म किया। यही तुम्हारी कर्मों की सजा है।
तुमने इन सोने के सिक्कों के लिए अपने बचपन के दोस्त को मारने की कोशिश की तो लो, अब ना तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं और ना ही तुम्हारा वो दोस्त। मैं सब समझ गया। अम्मा कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आ गया था। तुमने अपने दोस्त के साथ जो गलत किया उसका फल तुम्हें मिल गया। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। अब इसे भुगतो। इतना कह के बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। बिरजू अब पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। दूसरी ओर राजू सोच रहा होता है, मैं क्या करूं? सीमा को अगर मैं सब कुछ बता देता हूं तो वह तो बिरजू को पुलिस के हवाले कर देगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? माना बिरजू ने जो किया बहुत गलत था, लेकिन इसकी सजा बिरजू के साथ साथ उसके मासूम बीवी और बच्चे को भी झेलनी पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन संदूक तो बिरजू के पास है। मेरे सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। राजू ये सब सोच रहा था कि तभी बूढ़ी अम्मा वहाँ प्रकट होती है। राजू बूढ़ी अम्मा को देख के चौंक जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? आपको मेरे घर का पता कहाँ से मिला? बेटा, मुझे सब कुछ मालूम है। इतना कहते ही बूढ़ी अम्मा अपने जादू से संदूक ले आती है। अम्मा, यह तो वही संदूक है जो आपने हमें दिया था। हाँ बेटा, यह वही संदूक है। लेकिन ये तो बिरजू के पास था। हाँ बेटा, लेकिन बिरजू को जो मिलना था वो उससे मिल चुका है। सोने के सिक्कों के असली हकदार तुम हो। ये संदूक अब तुम्हारा है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। ये बूढ़ी अम्मा कौन थी? पता नहीं सीमा, मुझे लगा था ये एक आम इंसान है, लेकिन शायद ये एक फरिश्ता थी। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ सीमा। काशीपुर गांव में दो दोस्त नकुल और विसु रहते थे। नकुल और विसु दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी खुश हो जाते थे। नकुल बहुत आस्तिक था और विसु बहुत ही परिश्रमी था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। विसु ने कहा, देखो देखो भाई नकुल, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे? हाँ, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। विशु बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खोदना, खेत जोतना, बीज डालना, और नकुल सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला करता है। उसी के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। विसु रोज खेत में मेहनत करता। कुछ महीनों बाद खेत में चारों तरफ हरियाली छा गई। हरियाली देख के विसु की मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता था। देखा नकुल, मेरी मेहनत रंग लाई। देखो कितनी अच्छी फसल उगी है। हाँ, ये सब तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ। विसु ने कुछ भी नहीं कहा। वो हर दिन मन लगाकर अपना काम करने लगा। देखते ही देखते कुछ दिन बाद फसल उगाई और जमीन सुनहरे फसल से भर गई। नकुल और विसु फसल देख के बहुत खुश हुए। नकुल ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। क्यों विसु भाई, कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता, एक पत्ता भी नहीं। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ। पर अब शुरू हुई थी असली समस्या पैसों के बंटवारे को लेकर। नकुल ने कहा, भाई विसु, ऊपर वाले की इच्छा से ही इतना ज्यादा लाभ हुआ है हमें। क्यों न हम लाभ का बंटवारा कर लें? देखो नकुल भाई, इस जमीन को जोतने से और बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक मैंने अकेले ही परिश्रम किया है। तो परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होता है ना। तो फिर लाभ में से ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। यही उचित होगा। चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, मुझे ही लाभ का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, पर हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था,
उनके आशीर्वाद के बिना क्या ये फसल होती? बोलो, बोलो ना। इसीलिए ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों के बीच धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल के मुद्दे को लेकर उनके बीच झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। अंततः दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो सुनो, मैं तुम दोनों को एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को पूरा करेगा उसे लाभ का बड़ा हिस्सा मिलेगा। बताओ, क्या तुम्हें मेरा यह न्याय स्वीकार है? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी ने उन दोनों को एक एक बोरी देते हुए कहा, इन बोरियों में कंकड़ और चावल मिले हुए हैं। तुम्हें कल सुबह तक चावल और कंकड़ को अलग अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों के काम को देखकर निर्णय करूंगा। ये सुनकर नकुल और विसु ने बोरियां उठाईं और उन्हें लेकर चले गए। नकुल अपनी बोरी को मंदिर में रख देता है और मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो यह कठिन काम भी संभव हो जाएगा। एक बार फिर सबके सामने यह साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करना। दूसरी ओर विसु रात में दिया जलाकर बैठता है और चावल और कंकड़ को अलग करने में लग जाता है। नकुल बोरी को मंदिर में भगवान के भरोसे रखकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, विसु जितना चावल और कंकड़ अलग कर पाता है, उसे बोरी में लेकर मुखिया जी के पास पहुंचता है। वह कहता है, हुजूर, पूरी तरह से काम तो नहीं हो पाया, कुछ अभी बाकी है। इसके बाद मुखिया जी ने नकुल की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने पूरी बोरी के चावल अलग कर लिए हैं? नकुल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा। आप खुद देख लीजिएगा। नकुल का उत्तर सुनकर मुखिया जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हूँ, अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया? खोलो, खोलो, बोरी को खोलो। जब बोरी खोली गई तो उसमें कंकड़ और चावल वैसे ही मिले हुए थे जैसे पहले थे। मुखिया जी ने हंसते हुए कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। यही उनका श्रेष्ठ दान है। वो उनको ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं। इसीलिए विसु के परिश्रम से ही इतनी अच्छी फसल हुई है। इसीलिए लाभ का हिस्सा विसु को ही ज्यादा मिलेगा। नकुल सब समझ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वो ये समझ गया कि बिना परिश्रम के ऊपर वाला भी साथ नहीं देता। मुखिया जी ने फिर उससे कहा, नकुल, अगर तुम विसु से हाथ मिलाकर काम करते तो तुम्हारी फसल और भी ज्यादा अच्छी होती और तुम लोगों को और भी ज्यादा लाभ होता। इसके बाद उनके बीच हिस्से या बंटवारे को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। दोनों ने समझ लिया कि मेहनत और प्रयास के बिना किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। नकुल और विसु दोनों ही अपनी जमीन में परिश्रम करने लगे। गांव में 2 किसान रहते थे जिनका नाम रामू और श्यामू था। दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। दोनों का एक ही काम था, खेती करना। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन अपने खेत में सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता और फसल की अच्छी देखभाल करता। दूसरी ओर श्यामू आलसी था। वह हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढता और अधिकतर समय आराम करता। सूरज की पहली किरण के साथ रामू जाग चुका है। वह खेत में जाने के लिए तैयार है। रामू, इतना जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ा और आराम कर लेते। गौरी, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। अगर मैं अभी काम शुरू कर दूं, तो दोपहर तक बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन नाश्ता तो कर लो। खाली पेट काम कैसे करोगे? एक काम करो, मुझे खाना पैक करके दे दो, मैं वहीं खा लूंगा। ये लीजिए अपना खाना, लेकिन अपना ध्यान रखना। ज्यादा धूप में काम मत करना और टाइम से खाना खा लेना। हाँ गौरी, चिंता मत करो। इतना कह के रामू काम के लिए निकल जाता है।
दूसरी ओर सूरज चढ़ चुका है और श्यामू अभी भी सो रहा है। सुमन परेशान होकर कमरे में आती है। अजी सुनते हो, अभी तक सो रहे हो? सूरज सिर पर आ गया है, आज काम करने नहीं जाना? इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। दिन पे दिन आप और आलसी होते जा रहे हैं। अरे क्या हो गया भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों इतना भड़क रही हो? भड़कू नहीं तो और क्या करूं? बाहर देखो, सूरज सिर पर आ गया है। रामू तो कब का खेत पर चला गया और तुम हो कि अब तक खर्राटे ले रहे हो। रामू को काम करने की आदत है, मुझे भी खेत जाना है, लेकिन थोड़ा आराम कर लेने दो। खेत कहीं भागा थोड़ी न जा रहा है। आराम ही तो करते रहते हो। फसल का समय आने वाला है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। चिंता मत करो सुमन, जब काम करना होगा तब कर लूंगा। तुम्हारा ये आलस एक दिन हमें बहुत भारी पड़ेगा। पूरे गांव में बस हमारा ही घर है जहां फसल देर से आती है। बस बस भाग्यवान, कितना कम बोलती हो। बोलूं नहीं तो और क्या करूं? अच्छा तैयार हो जाने दो, फिर चला जाता हूँ। अरे भाई रामू, पूरा खेत आज ही जोत दोगे क्या? हाँ श्यामू भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उससे भी आज ही जोत दूं, तो कल से बीज बोने का काम शुरू कर दूंगा। इतनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो काम करना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर खेत जोतना शुरू करूंगा। चलो अब थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। रामू और श्यामू दोनों ही काम में लगे हुए हैं। रामू को भूख लग जाती है और वो खाना खाने बैठता है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रामू वहां जाके देखता है, वहां एक साधु बाबा बेहोश पड़े थे। रामू पानी डाल के साधु बाबा को जगाता है। थोड़े देर में साधु बाबा को होश आ जाता है। साधु बाबा, अब आप कैसे हैं? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। बहुत दिन से भूखा और प्यासा हूँ और इतनी तेज धूप है कि मुझे चक्कर आ गया। साधु महाराज, आज मेरी पत्नी ने मुझे खाना पैक करके दिया है, आप उससे खा लीजिए। दूर खड़ा श्यामू ये सब देख रहा होता है। अरे ये रामू किससे बात कर रहा है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं, जाके देखता हूँ। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, आप यहाँ बैठ के खाना खा लीजिए। लेकिन बेटा, अगर मैंने तुम्हारा खाना खा लिया तो तुम क्या खाओगे? तुम इतनी धूप में काम कर रहे हो। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मेरा घर पास में ही है, मैं थोड़ी देर में घर जाके खा लूंगा। श्यामू भी अपना खाना साधु बाबा को दे देता है। महाराज आप मेरा खाना भी खा लीजिए, मेरी पत्नी ने भी स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरी भूख मिटाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी मदद कर पाए। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ बाबा, रामू ठीक कह रहा है, आप हमें शर्मिंदा न करें। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है, इसी तरह मेहनत करते रहो। लेकिन मैं आज तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु बाबा बीज की पोटली रामू और श्यामू को देते हैं। महाराज, ये किस फसल के बीज है? बेटा, ये जादुई बीज है, इसे अपने खेत में डाल देना, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम दिल लगा के मेहनत के साथ फसल की सेवा करोगे। लेकिन महाराज, अगर ये जादुई है तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात याद रखना, जादू उसी पे काम करता है जो उसकी कदर करता है, और बिना मेहनत के किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम्हें इन बीजों की सही से देखभाल करनी होगी। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं महाराज। हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करेंगे, रोज पानी भी देंगे। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। दोनों दोस्त जादुई बीज लेके घर की ओर निकलते हैं। श्याम, हमें इन बीज का अच्छे से ध्यान रखना होगा, इसे हमें प्यार और मेहनत से सींचना होगा, तभी हम इन जादुई बीज का लाभ उठा पाएंगे। भाई रामू, मुझे तो लगता है कि अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने की कोई जरूरत है। ये जादुई बीज हैं, ये अपने आप बढ़ जाएंगे और फल देंगे। श्यामू,
साधु महाराज की बातों को ऐसे नजरअंदाज मत करो। उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, मैं तो इन्हें अच्छे से सींचूंगा। दोनों घर पहुंच के ये बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। भगवान की हम पे बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ऐसे जादुई बीज मिले हैं। गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। कल सुबह ही मैं इन बीजों को खेत में बो दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें और मेहनत करनी होगी और जैसा साधु महाराज ने कहा है, हम इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल होगी और हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब आप आलस मत करना, कल सुबह ही इन बीजों को बो देना। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं कल सुबह इन बीजों को बो दूंगा। बीज कहाँ भागे जा रहे हैं? गौरी, हो सकता है आज मैं खेत से थोड़ा लेट आऊं। साधु महाराज ने जो बीज दिए थे, आज उसे बोना है। अगर इस बार अच्छी फसल हुई तो हम लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा। मैं जानती थी कि आज आप देर तक काम करेंगे, इसीलिए आज मैंने थोड़ा ज्यादा खाना भी बांध दिया है। जब आपको भूख लगे आप खा लीजिएगा। अजी सुनते हो, अभी तक सो रहे हो? सूरज सिर पर आ गया है। आज बीज बोना था, भूल गए क्या आप? उठिए, जल्दी उठिए। साधु महाराज ने क्या कहा था, आप भूल गए क्या? हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। थोड़ा धीरज रखो, मुझे साधु महाराज की बातें याद हैं। मुझे लगा आप भूल गए हैं, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। अब जल्दी उठिए, काम पे भी जाना है। हाँ भाग्यवान। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बोते हैं। खेत का सारा काम अच्छे से हो गया? हाँ गौरी, मैंने सारे बीज अच्छे से बो दिए हैं और पानी भी दे दिया है। हाँ जी, बहुत अच्छा किया आपने। थक गए होंगे आप, खाना खा लीजिए, फिर आराम करिएगा। आपने सारे बीज अच्छे से बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने सारे बीज अच्छे से बो दिए हैं। और खेत में पानी अच्छे से डाला ना? नहीं, मैं खेत में पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया। लेकिन साधु महाराज ने इसे रोज प्यार और मेहनत से सींचने बोला था। अगर आप टाइम से उठ जाते तो वो खेत में पानी भी डाल पाते। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? ये जादुई बीज हैं, फसल अच्छी ही होगी। मैं कल जाके खेत में पानी डाल दूंगा। रामू हर रोज खेत में पानी देने लगा और फसल की बहुत प्यार से देखभाल करने लगा। दूसरी ओर श्यामू ने सोचा कि यह तो जादुई बीज है, इससे इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। वो कभी कभी पानी डालता और बाकी टाइम बस आराम करता रहता। कुछ समय बाद रामू के खेत में फूल गोभी की फसल निकल आई। रामू इस फसल को देख के बहुत खुश था। फसल बहुत अच्छी हुई थी और इन फूल गोभी का आकार भी आम फूल गोभी के मुकाबले काफी बड़ा था। रामू ने ये बात तुरंत अपनी पत्नी को बताई और वो दोनों फूल गोभी को तोड़ने के लिए खेत में आए। आज ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ गौरी, चलो अब इससे जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर इन्हें बाजार में भी तोह बेचना है। दोनों फूल गोभी तोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी टोकरी भर जाती है। दोनों फूल गोभी की फसल की तरफ देखते हैं। उन्होंने जहाँ से भी फूल गोभी तोड़ा था, वहाँ अपने आप नई फूल गोभी आने लगती है। ये देखिए, हमने तो अभी अभी यहीं से फूल गोभी तोड़ा था और यहाँ फिर से नए फूल गोभी आने लगे। ये तो सच में चमत्कार है। लगता है इन जादुई बीज की फसलें कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये सचमुच जादुई बीज है। हमने जितने फूल गोभी तोड़े थे उतने वापस आ गए।
हम इन फूल गोभियों को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहीं दूसरी ओर श्यामू के खेत में अभी भी छोटे छोटे पौधे ही थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। अरे अभी तक फसल क्यों नहीं आई? ये बीज तो जादुई थे ना? साधु महाराज ने क्या हमें धोखा दिया? तभी श्यामू की नजर रामू के खेत पे जाती है। रामू का खेत फूल गोभी की फसल से लहरा रहा था। श्यामू रामू के पास जाता है। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? लगता है साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे, वरना मेरे खेत में भी अच्छी फसल होती। दोस्त, साधु महाराज ने हम दोनों को जादुई बीज ही दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इसे प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर रोज मेहनत किया, पानी डाला और उसकी मिट्टी को ठीक किया, और इसीलिए मेरे खेत में फसल इतनी अच्छी हुई। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी ठीक से काम करते हुए नहीं देखा, और शायद इसी वजह से तुम्हारे खेत में फसल नहीं हुई। श्यामू को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। सही कहते हो रामू भाई, ये बीज जादुई थे, लेकिन मैंने बीजों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा और इसीलिए इन्होंने मुझे फल ही नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। रामू ने फूल गोभियों को बेच के बहुत अच्छा पैसा कमाया और वहीं दूसरी ओर श्यामू को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला।